हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आप सबको स्वागत करता हूं। आपने एक कमेंट किया था बार बार कि सर आप इंडिया चाइना रिलेशन पर कुछ वीडियोस बनाइए बिकॉज वहाँ से आपके करंट है। तो आप सभी जानते हैं कि आपके अक्टूबर के बाद में वैकेंसी आने वाली है। तो एक टॉपिक जो होगा आपके केवीएस डीएसएसबी, जैसे आपके जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आपके चाहे उसमें इवन आप यूपीएससी की तैयारी तक कर रहे हो तो वहाँ तक आपको ये काम आएगा। तो इसको क्या आपके मेरा ये चैनल है तो इसको आप करंट अफेयर के बेस पर ही आप सब्सक्राइब करें। और पर डे ना तो मैं आपके वीक में 2-3 लेक्चर आपके करंट अफेयर के आपके अपलोड किया करूंगा, जिससे आपको हेल्प मिलती रहे और आपको डीप में आपको नॉलेज मिलती रहे कि हाँ क्या आपके पास रहा था, इसका क्या प्रेजेंट है। तो मैं जो आपके इंडिया और चाइना के रिलेशन के ऊपर जो एक टॉपिक लेकर आया हूँ, तो ये पास्ट से प्रेजेंट तक आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। मेरी क्या हैबिट है, मैं कभी भी आपके एक फैक्चुअल बेस पर नहीं चलता। कई बार ऐसे बोल देते कि आपके करंट में गलवान वैली है, डोकलाम का क्या इशू था, थांगला का क्या इशू था, तो उनको मैं प्रेजेंट में डिस्क्राइब करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। बट पास्ट में तो ये भी तो पता होना चाहिए कि आपके नेहरू से क्या गलतियां हुई थी, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उन्होंने आपके माओ से तुम से क्या क्या आपके रिलेशन रखे थे, कैसे आपके उन्होंने एक शिमला एग्रीमेंट को आपके माना था, या फिर आपके नेपाल को लेकर उनकी क्या स्ट्रेटजी थी। क्योंकि आज का बहुत चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि बार बार आपके प्राइम मिनिस्टर पर ये बोला जा रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपके चाहते तो नेपाल को आपके इंडिया में मिला सकते थे, मीन्स उसको मर्ज कर सकते थे। इवन आपके नेपाल का जो आपके जो राष्ट्रपति था, राजा था, उसने क्या है आपके ऑफर भी दिया था प्रधानमंत्री को कि तुम चाहो तो आपके नेपाल को भी इंडिया में मर्ज कर दो। तो ये कहानी के रूप में आपको समझाऊंगा मैं, त्रिभुवन की क्या कहानी थी, राणा की क्या कहानी थी, ये सब आपको समझ में आएगी यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्या है। पहले एक बाउंड्री का आपकी क्लास में क्लियर कर देता हूँ कि बाउंड्री कौन कौन से स्टेट की कैसे कैसे लगी हुई है। तो सभी जानते हैं आपके जो 31 अक्टूबर 2019 तो 2 यूनियन टेरिटरी बने आपके, जम्मू कश्मीर और आपके लद्दाख। जम्मू कश्मीर में आप उसकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। लद्दाख जो है एरिया वाइज ज्यादा है, तो लद्दाख की जो बाउंड्री आपके चाइना से कनेक्ट होती है। इधर लद्दाख के साउथ में जो आएगा वो आएगा आपके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री कनेक्ट होती है। फिर साउथ में आपके आता है उत्तराखंड, फिर ये पूरा नेपाल आ जाता है। देन सिक्किम की बाउंड्री आपको चाइना से लगती है, फिर ये भूटान आ जाता है पूरा। इस आपके फिर अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री आपकी चाइना से लगती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि 1 यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट्स चाइना से कनेक्टेड है। तो जैसे हाँ मैं स्टार्ट करूं आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। तो 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आपके जवाहरलाल नेहरू बने। कांग्रेस उस टाइम पर आपके बहुत तेज से उभर कर एक पार्टी थी। उसके बाद में चाइना रिपब्लिक बना 1949 में, 2 साल बाद। इंडिया में भी आपके नेशनल मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट है, नोआखली राइट्स हैं, लाहौर राइट्स हैं, ऐसे आपके राइट्स आते हैं आपके 47 के इरा में। उसके बाद में आप 1949 का जो चाइना देखेंगे रिपब्लिक बना, तो इसने भी 4 साल लगातार आपके युद्ध लड़े थे, तब जाकर इसको आपके रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा आपके इसको दर्जा मिला कि आपके गणतंत्र राष्ट्र बने। और जैसे ही आपके 1949 में रिपब्लिक कंट्री बना, तो यहाँ का आपके जो प्रेसिडेंट था वो आपके माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग वाज फॉलोवर ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स is the father of communism, means माओ त्से-तुंग ने चाइना में आपके कम्युनिस्ट पार्टी की आपके स्थापना करी और कम्युनिस्ट पार्टी को आपके सोशलिस्ट में आपके कन्वर्ट किया। उसके आधार पर दोनों के रिलेशन आपके अच्छे हुए। तो पास्ट में क्या हुआ जैसे हम सभी जानते हैं, तो 1914 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1914 में। और ये तिब्बत जो था, यहाँ पे तिब्बत है पूरा, ये तिब्बत जो था ये इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि तिब्बत को आपके इंडिया का पार्ट बनाया जाए, नेपाल को भी, भूटान को भी, म्यांमार को भी, ये सब इंडिया के पार्ट थे।
बट धीरे धीरे क्या आपके ब्रिटेन से दूर होते चले गए। उसके बाद ब्रिटेन ने आपके इंडिया पर फोकस किया। तो 1914 में आपके तिब्बत के राजा को बुलाया गया और इंडियन आपके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच में, और हेनरी मैकमोहन जो थे आपके वो ब्रिटिश, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो चाइना ने इस शिमला एग्रीमेंट में आपके पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? उसने कहा था कि मेरा नॉर्थ वेस्ट का आपके जो विवाद है, डिस्प्यूट है, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूं, इसलिए हम आपके इसको 1914 के आपके शिमला एग्रीमेंट को मानते नहीं है। अब तिब्बत ने सिग्नेचर कर दिए क्योंकि बाउंड्री डिसाइड करनी थी उससे, तो तिब्बत ने सिग्नेचर कर दी, इंडिया ने सिग्नेचर कर दी, और आपके यहाँ पर चाइना में मैकमोहन लाइन मार्क कर दी गई। तो तिब्बत पार्टी है इसका, तिब्बत ने सिग्नेचर किए बट चाइना ने नहीं किए। इसलिए चाइना जब रिपब्लिक बनेगा 1949 में, तो उसकी एक ही पॉलिसी रहेगी हमेशा आपकी कि 1914 के आपके मैकमोहन लाइन को हम नहीं मानते। तो ये डिस्प्यूट बना हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ फिर आपके 1949 में, जैसे ही आपके तिब्बत रिपब्लिक कंट्री बना, सॉरी चाइना रिपब्लिक कंट्री बना, तो इसने क्या आपके ताइवान को ऑक्युपाई कर लिया। ताइवान को ऑक्युपाई कर लिया। ताइवान का जो राजा था वो चांगेई शेख था। उसके बाद में 1950 में क्या इसने आपके तिब्बत पर अटैक कर दिया, तिब्बत को कैप्चर कर लिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आपके यहाँ पर कुछ नहीं बोला, जबकि पार्लियामेंट में आपके नेहरू के अगेंस्ट में लाया गया था कि अगर तुमने कुछ नहीं बोला इसका मतलब है कि तिब्बत जो तुम्हारा सुरक्षा कवच है, तिब्बत के अगेंस्ट में तुमने कुछ नहीं बोला उनसे कि उन्होंने आके कैप्चर कर लिया उसको। उसके बाद में फिर आपके दोनों के यहाँ पर ये चलते रहेंगे। कुछ क्या कहते भी है नेहरू के आपके जो चांगेई शेख की वाइफ थी, बहुत फ्लुएंट आपके इंग्लिश बोलती थी, तो ये कई बार वहां से जाते थे और एक वर्ल्ड लेवल पर जो चांगेई शेख है या माओ त्से-तुंग है, उनको आगे लाने का जो क्रेडिट है वो आपके नेहरू का है। तो यहाँ पे जब आपके तिब्बत कैप्चर कर लिया, उसके बाद में फिर कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था। कोल्ड वॉर चला था आपके 1945 से लेकर 1991 तक। तो 1945 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड टू पार्ट में डिवाइड हो गया था, आपके कम्युनिस्ट देन आपके कैपिटलिस्ट। साम्यवाद या तो आप सोशलिस्ट कह सकते हो, सोशलिस्ट वाला पार्ट में सबके रशिया वाला पार्ट जो था, और आपके कैपिटलिस्ट में सबके यूएसए जो था। टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था आपके वर्ल्ड। और उसके बाद में इन्होंने क्या है आपके एक शर्त यानी होड़ लगी थी दोनों कंट्री में कि आपने अपने फॉलोवर बने, अपने अपने फॉलोवर जब बनाने की बात चल रही थी। तो इंडिया के पास प्रपोजल आया आपके अमेरिका में भी कि तुम हमारी इकोनॉमी को फॉलो कर लो। इंडिया ने सोचा कि अगर मैंने कैपिटलिज्म को फॉलो किया तो मुझे फ्लैटर बनना पड़ेगा अमेरिका का। उसके बाद में फिर आपके सोवियत संघ यूएसएसआर का इंडिया के पास में प्रपोजल आया कि तुम हमारी इकोनॉमी को फॉलो करो। फिर इंडिया ने सोचा कि आपके हमें टोटली आपके डिपेंड है, अगर यूएसएसआर के हम ऊपर रहे तो फिर हम आपके फ्लैटर बन जाएंगे, इसके चापलूस बन जाएंगे, फिर हम अमेरिका से कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया आपके नेहरू ने कि दोनों का मिला जुला रूप आपके मिक्स इकोनॉमी का फॉर्मूला इंडिया में लागू कर दिया और इंडियन इकोनॉमी को आपके मिक्स इकोनॉमी कहा गया। उसके बाद में ये क्या है आपके वर्ल्ड में ना तो कैपिटलिस्ट की ओर जाना चाहते थे ना सोशलिस्ट की ओर जाना चाहते थे। बाद में हुआ क्या, मीन्स एक इजिप्ट के कर्नल नासिर हैं और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो हैं और इंडिया के नेहरू हैं। इन तीनों के बीच में आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को स्थापित करने का आपके एक श्रेय दिया जाता है इनको। इन्होंने मिलकर, क्यों? क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्री के मेंबर को आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, तीसरी दुनिया के देश। फर्स्ट में वो आपके डेवलपिंग कंट्री, सेकंड में आपके डेवलप कंट्री, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब होता है तीसरी दुनिया का देश का मतलब है विच कंट्री मेंबर वर ऑफ नाम, जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है। ये कहानी चलती रहेगी। फिर नेहरू ने क्या किया 1954 में पंचशील एग्रीमेंट किया, पंचशील समझौता किया। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती नेहरू की होगी, तो ध्यान देना यहाँ पर। जब पंचशील समझौता किया, पंचशील एग्रीमेंट किया, तो इसमें क्या 5 सिद्धांतों को बताया गया। 5 प्रिंसिपल कौन कौन से थे कि इंडियन चाइनीज आर ब्रदर, मींस हिंदू और चीनी भाई भाई। दूसरा कांसेप्ट क्या दिया कि दोनों मिलकर आप कैसे कोई वर्क नहीं करेंगे जिससे दोनों के रिलेशन में डिस्प्यूट क्रिएट हो। दोनों के सिटीजन, दोनों के आपके पार्टियां वो क्या करेंगे आपके ये बात रखेंगे कि आपके दोनों की सॉवरेनिटी जो बनी हुई है, संप्रभुता है, उस पर फोकस करेंगे।
सॉवरेनिटी का मतलब होता है होम गवर्नमेंट। जैसे आपके एक तो सॉवरेन कंट्री, एक होता है आपका कॉलोनी कंट्री। तो सॉवरेन कंट्री का मतलब आता है संप्रभु राष्ट्र, इसकी खुद की सरकार होती है। जैसे नाउ इंडिया एज अ सॉवरेन कंट्री। 1947 से पहले इंडिया कॉलोनी कंट्री था, एक गुलाम था। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आपके दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद में अब चाइना क्या है, 1950 में तिब्बत को ऑक्युपाई कर चुका था। तो नेहरू को चाहिए था कि आपके यहाँ पर जो आपके ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जैसे आपके पंसील एग्रीमेंट लेकर आ रहे हैं कि तिब्बत का यहाँ पे मुद्दा उठाए, उनसे बोले कि आपके ऐसे आपने गलत किया है। क्योंकि चाइना 1954 तक भी कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं मानता। यूएनओ में जाकर भी चाइना ने ये बोला था कि कश्मीर तो इंडिया का पार्ट है ही नहीं। नेहरू ने वहां पर बोला था कि यार हम तुम्हारे में सपोर्ट करते आ रहे हैं, तुम इतना भी नहीं बोलते कि तुमने कभी ये भी तो नहीं बोला कि आपके वो कश्मीर का पार्ट नहीं था, तुमने कभी ये भी नहीं बोला कि पार्ट था पार्ट नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हमने ये भी तो नहीं कहा कि कभी तुम्हारा पार्ट वो रहा था। यानी डिस्प्यूट यही है कि उसने पूरी तरह से आपके डिप्लोमेट तरीके से इंडिया को आपके एक, क्योंकि चाइना की पॉलिसी है, इंडिया का प्रभुत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसके बाद में क्या हुआ आपके, जब इसने ताइवान को कैप्चर किया चाइना में, तो ताइवान का जो चांगकाई शेक है वो जाकर आपके अमेरिका की शरण ले लेगा। और अमेरिका की मुट्ठी में यूएनओ है, और यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में 5 कंट्री परमानेंट मेंबर है। तो जब चांगकाई शेक आपके अमेरिका में जाकर शरण ले लेगा, वहां पे रिफ्यूजी के रूप में रहेगा, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को नहीं रखेंगे, ताइवान के उसको मेंबर को प्रेसिडेंट को रखेंगे। तो यहाँ पे नेहरू बोलेंगे नहीं, ताइवान कौन होता है, चाइना के आपके प्रेसिडेंट को रखा जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये बन जाता है कि नेहरू से जो ट्रूमैन था, हार्ड लाइनर था, ये इसी ने आपके जापान पर अटैक करवाया था। तो ट्रूमैन ने ये कहा था कि तुम क्यों चाइना की आपकी बात लगा रहे हो, क्यों चाइना को आप पैरोकार कर रहे हो, चाइना की आप खुद ही मेंबर बन जाओ सिक्योरिटी काउंसिल के। तो वहां पे नेहरू ने कहा था नहीं, ये हक मेरा नहीं है, चाइना का है। तो जो आज इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की बात करता है, बार बार डिमांड कर रहा है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, और सबसे पहले ब्लॉक कौन करता है, इंडिया को चाइना करता है। तो 4 कंट्री आपके यूएसए है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रसिया है, ये 4 कंट्री जबकि इंडिया को आपके सपोर्ट कर रहे हैं, और चाइना इंडिया को ब्लॉक कर देता है। यानी नेहरू की वो गलती है आपके, आज पूरा देश को भुगत रहा है, क्योंकि उसमें आपके अगर ट्रूमैन ने ऐसे बोला था तो इंडिया को कुछ सोचना चाहिए था। कहने वाले तो ये भी बोलते हैं कि अगर ऐसा नेहरू कर लेते तो आपके उनका फ्यूचर, जैसे इंडिया करियर है, करियर स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है, क्योंकि इंडिया फिर ना तो अमेरिका का बन के रह जाता, ना सोवियत संघ की तरफ से रह जाता, इसलिए इंडिया ने वहां पे कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया। उसके बाद में नेपाल की कहानी क्या है, नेपाल जो है आपके हमारे इंडिया के नॉर्थ में आता है, इसमें 5 स्टेट लगे हुए हैं। उत्तराखंड की बाउंड्री लगी है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, बिहार लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लगी हुई है, आपके सिक्किम की बाउंड्री लगी हुई है। जो नेपाल है, नेपाल का जो राजा था वो एक राणा था। राणा की जो संपत्ति है वो आपके इंडिया के बैंकों में बड़ी मात्रा में थी। तो उसमें हुआ क्या, आपके यहाँ पे संघर्ष हुआ सत्ता को लेकर राणा के बीच में और तिरुभुवन के बीच में। तो जब राणा और तिरुभुवन के बीच में संघर्ष हुआ, तो राणा क्या है आपके नेपाल को छोड़कर, जब सिविल वॉर हो गया यहाँ पर, नेपाल को छोड़कर आपके अमेरिका चला जाता है, उसको अमेरिका शरण दे देता है। उसके बाद तिरुभुवन का डर की वजह से आपके वो इंडिया में आ जाता है, और नेहरू ने उनको आपके शरण दे दी। और जैसे आपके वो इंडिया में आए, तो राणा ने कहा कि एक व्यक्ति है, लड़का है 9 साल का है, उसे आप नेपाल का उत्तराधिकारी घोषित कर दो। तो नेहरू ने कहा ऐसा थोड़ी हो जाएगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर तुम तिरुभुवन को नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारी पूरी संपत्ति को जब्त करूं। किसने बोला, ये नेहरू ने बोला। नेहरू ने यहाँ पे हार्ड पॉलिसी को फॉलो किया। उसके बाद में यहाँ पे इतना सीरियस हो गया था त्रिभुवन, उसने ये बोला था कि आप ऐसा करो कि नेपाल को इंडिया का ही पार्ट बना दो। तो नेहरू ने आपके नेपाल को इंडिया का पार्ट नहीं बनाया। ये दूसरी मिस्टेक थी, ये बहुत बड़ा आपका ब्लंडर किया था, क्योंकि आज नेपाल जो है आपके जो चाइना को सपोर्ट कर रहा है, अगर नेपाल इंडिया का पार्ट होता तो इंडिया की बाउंड्री आपके सिक्योर होती। उसके बाद में जो अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है ये, और यहाँ पे नागालैंड है, देन मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। तो ये जो आपके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहलाते थे, जिसको नेफा बोलते थे आपके, ये इंडिया से अलग था, और सिक्किम को भी
ये अलग राजा यहाँ पे रियासत थी। ये सिक्किम को इंडिया में 1975 में आपके मर्ज किया गया। नेफा जो आपके नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है। तो आज तक आपके चाइना ने अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के सिटीजन को वीजा प्रोवाइड नहीं कराया। ये बोला कि उनको जरूरत नहीं है वीजा की, वो आपके चाइना आए और विदाउट वीजा के आपके घूम कर जाए। तो ये चाइना की आपकी बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। और ये जो इंडिया आपके बार बार नेहरू जो आपके पंसिल एग्रीमेंट के तहत आपके चांग काई शेक है, माओ त्से-तुंग है, सन यात सेन है, इनको फॉलो करते थे, क्योंकि चाइना अपने आप को आपके ग्रेट सिविलाइजेशन का आपकी कंट्री बताता है। वो बोलता है कि आपके जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है। तो दोनों में आपका टकराव है। इंडिया में डाइवर्सिटी है, वहां पर डाइवर्सिटी को आपके खत्म कर दिया गया, एक कल्चर का फोकस किया जाता है, क्योंकि वहां पे कम्युनिस्ट कंट्री है, तो कम्युनिस्ट आपके गवर्नमेंट है। लेकिन इंडिया में क्या आपके सोशलिस्ट पार्टी आपके झुकाव था समाजवाद की ओर, तो धीरे धीरे आपके चल रहा है कहानी। उसके बाद क्या हुआ आपके, जैसे 1954 में आपके पंचशील एग्रीमेंट हो गया। पंचशील एग्रीमेंट में नेहरू ने आपके ना तो कोई मैकमोहन लाइन का आपके एक इश्यू उठाया, ना ही आपके तिब्बत को लेकर आपके इश्यू उठाया। अब उसके बाद में पास क्या होता है कि 1956 में जब चांग काई शेक की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया आपके इंडिया का ये जो तिब्बत वाला पार्ट है, तिब्बत में आपके कुछ लद्दाख के पार्ट को शो करना स्टार्ट कर दिया। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा कि जो पहले आपके राजा महाराजा थे, तो उनसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, उसको हम रिफॉर्म कर लेंगे, ठीक कर देंगे अगर कुछ गलती हुई है तो। बाद में उन्होंने कहा कि ये ठीक है, आपके हमने मैप ठीक किया है। उसके बाद में यानी कि अक्सर चीन को उन्होंने आपको शो करना स्टार्ट कर दिया। अब फाइनली हुआ क्या आपके, इन्होंने 1959 में 1959 में आपके यहाँ पर एक ये जो प्ले एरिया है जो लद्दाख वाला है, यहाँ पे घुसपैठ स्टार्ट कर दी। और इन्होंने क्या आपके 10 जो घाटियां थी उनको कैप्चर कर लिया। नेहरू उस टाइम पर भी आपके चुप बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में प्रेशर है कि तुम चाहते क्या हो, पूरा देश को आपके चाइना की नीति अच्छी नहीं है, चाइना आपके अच्छा हमारा नेबरिंग कंट्री नहीं है। चाइना चाहता है कि हम पूरे आपके एशिया में राज करें, क्योंकि सुपर पावर आपके एशिया में वो चाइना खुद को मानता है। लेकिन आपके इंडिया चाइना को काउंटर करना जानता है, क्योंकि मैं ग्वादर पोर्ट की कहानी बताऊंगा, साउथ चाइना सी की कहानी बताऊंगा, क्या कहानी आपके साउथ चाइना सी की, क्या कहानी ग्वादर पोर्ट को इसने क्यों लिया पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान ने क्यों गिफ्ट किया है। तो जैसे ही आपके 1959 में आपके जब सेना यहाँ पे घुसपैठ करने लगी, तो उसके बाद नेहरू ने आपके फॉरवर्ड पॉलिसी खोल दी। फॉरवर्ड पॉलिसी क्या होती है, तैयार तो अंदर से हो नहीं, और जाकर तुम आपकी चीनी सेना से भिड़ गई, तो चीनी सेना तुमको आपके पीछे पुश कर देगी। तो जैसे ही आपके इंडियन आर्मी यहाँ पर गई, तो उसको आपकी पूरा सपोर्ट नहीं मिला, और इधर वाला जो नेपा वाला पार्ट था, मैकमोहन वाला एरिया था, इसको तो आपके चाइना से बचा लिया गया। लेकिन चाइना ने आपके इसको ऑक्युपाई कर लिया। कश्मीर का कुछ पार्ट था जिसको नाम दिया गया आपके अक्साई चीन। ये 1962 के भारत चीन युद्ध में जीता गया था, 1962 का इंडो चाइना वॉर जो था। उसके बाद क्या हुआ, अब पाकिस्तान से इंडिया के आपके युद्ध हुए। अब कुछ पार्ट आपके कश्मीर का जो है वो पाकिस्तान के पास है, कश्मीर का कुछ पार्ट आपके पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, आपके ये वाला जो क्षेत्र, जैसे आपके यहाँ से मैप जाएगा ये, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, इसे क्या है आपके पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। इन दोनों के बीच में, चाइना और पाकिस्तान के बीच में 1963 में बॉर्डर एग्रीमेंट हुए, और ये लाइन जो थी आपके, इसको नाम दिया गया आपके एजीपीएल, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, ये नाम दिया गया। उसके बाद में जब कहानी आगे बढ़ी, तो इंडिया ने इसका बहुत विरोध किया, और बाद में आपके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट भी हुए। अब 1962 का इंडो चाइना वॉर हो तो गया, उसमें आपके इंडिया को बहुत बुरी हार हुई, और उसकी कहते हैं आपके इंदिरा गांधी ने भी कहा था आपके एक बार
कि चाइना ने जो इंडिया के साथ में आपके दगाबाज किया, अपने साथ के जो एक विश्वासघात किया था, नेहरू उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और 1964 में उनकी आपके डेथ हो गई थी सदमे की वजह से। यानी कि उनकी जो डेथ थी वो आपके एक नेचुरल नहीं थी, वो आपके अकाल मृत्यु थी, ऐसा इंदिरा गांधी ने कहा। फाइनली जो भी कुछ है आपके बाद में उसमें क्या हुआ, फिर इनके बीच में क्या आपके इंडिया और चाइना के रिलेशन पूरे खराब हो चुके थे 1962 के बाद। 1962 के बाद में फिर राजीव गांधी आएंगे। राजीव गांधी जैसे 1986 में चाइना से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या आपके वुहान में जाएंगे, वुहान समिट में, वहां पर आपके 1986 में जब मिलेंगे तो आपके चाइना जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है आपके राजीव गांधी, वो भावुक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे, उनसे हाथ मिलाया जाएगा और उनसे बोला जाएगा कि तुम जो पुराने सिकवे गिले हैं उनको भुलाकर एक नई नीति स्टार्ट करो। तो यहाँ पे जब आपके राजीव गांधी इतनी बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि पहले उसको खाली किसी को, उसके बाद में क्या अपना एक ऑनलाइन को मानो, उसके बाद में आपके जो अक्षय चीन है इसका एक बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करो। तो जब ऐसी बात चली थी तो उन्होंने कहा कि उन्हें भूल जाइए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फाइनली एक आपके यहाँ पे क्राइसिस भी हुआ, संकट भी हुआ, आपके झड़प भी हुई। थांगला वैली है, ये थांगला वैली कहाँ पर है आपके अरुणाचल प्रदेश में। थांगला वैली में 1986 में चाइनीज आर्मी ने एंट्री की। एंट्री करने के बाद में यहाँ पर आपके इंडियन आर्मी ने यहाँ पर आपके थोड़ा सा एक अपना वजूद दिखाया और इस थांगला वैली को आपके इंडिया ने अपने अधीन कर लिया। 1998 में सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया और इसमें क्या है आपके पाकिस्तान में बहुत ही से आपके मीडिया में तहलका सा मच गया। और जब इंडिया में आपके जो विदेश मंत्री थे 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो जो उनके विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान क्यों फड़फड़ा रहा है, हमने तो न्यूक्लियर टेस्ट आपके चाइना के लिए किया है, बिकॉज हमारा फर्स्ट इनेमी जो है वो आपके चाइना है, इसमें चाइना और भी आपको बोला होगा इस बात को देखकर। उसके बाद क्या हुआ आपके ये जो 1998 में आपके इंडियन हिस्ट्री में पहली बार आपके डिप्लोमेट तरीके से ऐसा हुआ कि ये बात जाकर आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट से कह दी गई कि हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है ये चाइना से थोड़ा सा अपना बचाव करने के लिए ये टेस्ट किया गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जाकर आपके चाइनीज प्रेसिडेंट से बोल दिया तो चाइना और भी ज्यादा आपके अग्रेसिव हो गए उसकी बात को। जब ऐसे आपके अप्स एंड डाउन चल रहे थे, उसके बाद हुआ क्या आपके 1998 के बाद 2007 का ईयर आएगा, 2017 आया और 2017 में चाइनीज आर्मी ने डोकलाम, ये चुंबी वैली है, डोकलाम में आपके एक घुसपैठ स्टार्ट कर दी। और जैसी घुसपैठ स्टार्ट की तो उस टाइम पर चाइना में इंडिया का एम्बेसडर था विजय केशव गोखले। कई बार क्वेश्चन आता है कि डोकलाम डिस्प्यूट के टाइम चाइना में इंडिया का एम्बेसडर कौन था और किसने उस आपके एक इश्यू को सॉल्व किया था। तो 2017 में आपके डोकलाम इशू को विजय केशव गोखले के द्वारा सॉल्व किया गया और विजय केशव गोखले बाद में 2017 के बाद आपके विदेश सचिव भी बने हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी बने हैं। अब तो न्यू बन चुके हैं 2019 से 20 के एरा में, बट आपके 2017 में जो विदेश सचिव थे वो आपके विजय केशव गोखले थे। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2017 के बाद में यहाँ पे डोकलाम कहाँ पर है, जैसे ही चुंगी वैली है तो ये भूटान है और ये सिक्किम है, इनके बीच में क्या है आपके एक डोकलाम प्लेटू है। इस पर क्या है आपके चाइना अपना दावा करता है कि मेरा क्षेत्र है, भूटान बोलते हैं कि मेरा है। तो इसलिए इंडिया चाहता है कि भूटान को हम बफर जोन बनाकर आपके हम अपनी बाउंड्री को सिक्योर करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है, चाइना क्यों यहाँ पे आना चाहता है, इसलिए आना चाहता है क्योंकि चाइना अगर यहाँ पे अपना आर्मी स्टैंड बना लेगा तो आपने नाम सुना होगा चिकन नेक, एक मुस्लिम है आपके जो जेएनयू में आपके वो एक लेक्चर दे रहा था कि चिकन नेक को काट दो नॉर्थ ईस्ट आपके गायब हो जाएगा। तो अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि बोलना आसान है लेकिन तुम्हारे साथ पुख्ते भी लग जाएंगे ना तब भी इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को अलग नहीं किया जा सकता है। तो चिकन नेक किसको बोलते हैं,
यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे आपके वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में यहाँ पे सिलीगुड़ी आता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यानी कि अगर हम इंडिया से इस साइड से आपके बिहार वाले रीजन से वेस्ट बंगाल होते हुए असम में एंट्री करते हैं तो सिलीगुड़ी रीजन से एंट्री करते हैं, और सिलीगुड़ी रीजन से जब एंट्री करते हैं तो तब जाकर हम आपके नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। अगर मान लो ये आपके ये वाला रीजन सिलीगुड़ी वाला क्षेत्र चाइना ऑक्युपाई कर लेता है इसको, तो उसके बाद क्या होता है आपके इंडियन नॉर्थ ईस्ट आपके कट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जैसे कैलकाटा बंदरगाह है, कैलकाटा सी पोर्ट है, तो इंडिया क्या करता है बे ऑफ बंगाल के रास्ते यहाँ पे जाता, और यहाँ पे क्या आपके म्यांमार आ जाता है। ये म्यांमार है, म्यांमार का आपके सिटवे एक पोर्ट है, सिटवे, सिटवे बोलते हैं इसको, सिटवे बंदरगाह है, और सिटवे बंदरगाह से तब जाकर हम आपके नेफा की ओर बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की ओर। या फिर हमारे पास ये है कि जब आपके अगर भूटान में आपके ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जब आपके चाइना ने इसको ऑक्युपाई कर लिया, इन केस बोल रहा हूं मैं आपके, तो हमारे पास में तीसरा ऑप्शन बचेगा कि हम बांग्लादेश के रास्ते सीधा आपके नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट करें। और कोई भी कंट्री आपके एंट्री तब देता है मींस आपके बांग्लादेश में अगर इंडिया के फेवर में कोई गवर्नमेंट होगी तो वही वो जाकर आपके थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे सकती है। अदरवाइज आप देखेंगे अगर कोई फ्रेंडली आपके गवर्नमेंट है ही नहीं तो वो क्यों एंट्री देगी यहाँ पर। इसलिए आपके सिलीगुड़ी कॉरिडोर बन जाता है क्वेश्चन में कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। इसी को चिकन नेक बोलते हैं। डोकलाम डिस्प्यूट किस किसके बीच है, इंडिया और चाइना के बीच में। कहाँ पर है, भूटान सिक्किम के बीच में, चुंबी वैली यहीं पर है। उसके बाद में फिर अभी जो रिसेंटली आपके एक डिस्प्यूट हुआ है, तो ये आपके हुआ है यहाँ पे गलवान वैली। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गलवान घाटी कहाँ पर है। गलवान घाटी आपके अक्साई चीन और लद्दाख के बाउंड्री के बीच में आपके गलवान घाटी है। यहाँ पे एंट्री कर ली। उसके बाद में जब गलवान घाटी में आपके यहाँ पे एंट्री करी तो उसके बाद में इंडियन आर्मी ने यहाँ पर क्या किया, फॉरवर्ड पॉलिसी को फॉलो किया, जो कभी आपके नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन नेहरू उस टाइम पर आपके आर्मी को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाए। तो फाइनली हुआ क्या कि आपके उनकी इंडियन आर्मी को आपके पीछे हटना पड़ा। चाइनीज आर्मी ने आपके पुश करके आपके इंडिया में घुसपैठ स्टार्ट कर दी थी और अक्साई चीन को आपके कवर कर लिया था। उसके बाद में फिर आपके जो आज गलवान घाटी है ये अक्साई चीन में आपके, लेकिन इंडिया कहता है कि अक्साई चीन जो है आपके ये इंडिया का पार्ट है, क्योंकि तिब्बत से आपके इंडिया के पहले से पैतृक संबंध है। जब ब्रिटेन इंडिया को छोड़कर गया था तो आपके इंडिया के कुछ आपके लीडर हैं, राजा महाराजा हैं, पैतृक आपके कुछ डायनेस्टीज है तो तिब्बत में बैठते थे। तिब्बत की क्या कहानी, तिब्बत की थोड़ा सा बता देता हूँ। तिब्बत जो है आपके बौद्ध धर्म का एक पंथ बनता है। जैसे आपने बौद्ध धर्म में सुना होगा हीनयान महायान। हीनयान महायान की तीसरी शाखा बनी थी वज्रयान, और वज्रयान का जो केंद्र बना था वो आपके तिब्बत बना था। तो तिब्बत में आपकी एक परंपरा है, क्योंकि जो बौद्ध बैगर होते हैं उनके गुरु को दलाई लामा कहा जाता है। तो 1950 में जब आपके दलाई लामा की हत्या कर दी किसने, चाइनीज आर्मी ने, तो वो दलाई लामा को दफनाने लेकर जा रहे थे कौन, बौद्ध बैगर। जब दफनाने लेकर जा रहे थे तो उनके सामने एक समस्या थी कि नया दलाई लामा कौन बनेगा आपके तिब्बत का। तो उन्होंने सोचा कि जो भी इस दलाई लामा की डेथ बॉडी के सामने आकर अपने आप को एक अनाउंस कर देता है कि आई एम न्यू दलाई लामा ऑफ तिब्बत, तो वही बन जाएगा। बट उस टाइम पे चाइनीज आर्मी का इतना टेरर छाया हुआ था कि कोई भी दलाई लामा बनने को तैयार नहीं हुआ। फाइनली हुआ क्या कि इन्होंने जैसे आपके बौद्ध बैगर उस दलाई लामा को दफनाने लेकर जा रहे थे तो रास्ते में एक बच्चा आ जाता है, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। उसको अडॉप्ट करने के बाद में इंडिया के धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में वहां पे लाके छिपा देते हैं, और जब वहां पे लाके छिपाते हैं तो चाइना इसका आपके बड़े पैमाने पे विरोध करेगा। चाइना विरोध करेगा, तो चाइना जब आपके अपोज करेगा उस बात का, तो इंडिया और चाइना के रिलेशन में दोबारा से आपके डिस्प्यूट क्रिएट होगा। चाइना बोलेगा कि तुम उस आतंकवादी को घर में मत छुपाओ। इंडिया ने कहा कि मैं तो अपनी एक पॉलिसी अपना रहा हूँ जो आपके सर्वसंभववाद है, इस आपके सभी को मैं आपके संरक्षण दूंगा, सभी के प्रति आपके एक मानवता का धर्म निभाऊंगा। तो उसने कहा कि मैंने किसी आतंकवादी को पनाह नहीं दी। इंडिया के व्यूज थे, बट चाइना इस बात से आपके मुकर गया। उसने पूरी तरह से आपके इंडिया का ये विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया तो आतंकवादी को अपने घर में पनाह देता है। दलाई लामा को चाइना एक आतंकवादी मानता है,
भारत उसको एक आपके सुधारक के रूप में या फिर आपके एक समाज सुधारक के रूप में एक अच्छा विद्वान के रूप में पनाह दिए हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि तिब्बत का जो शासन है वो इंडिया के धर्मशाला इस हिमाचल प्रदेश में से वहां से आपके चलता है। तो करंट में आपने जाना भी होगा कि चाइना एक आतंकवादी है जो 1998 में अरेस्ट किया गया था। उसको क्या है आपके धार्मिक गुरु मानता था वो। और इंडिया आपके यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में बैठा हुआ जैसे आपके दलाई लामा, इसको अपना धार्मिक गुरु मानता है। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट ये होता है कि ये इसको आपके आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है जो आपके एक आतंकवादी है, और ये धर्मगुरु इसको ये मानने को देने के धर्मगुरु है। दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हुआ और उसके बाद में आपके इंटरनेशनल लेवल पर आपके अप्स एंड डाउन्स स्टार्ट हुए। उसके बाद चाइना ने क्या आपके अपनी एक पॉलिसी लॉन्च कर दी जिसको बोलते हैं ओबोर पॉलिसी। तो मैं आपको रफ कर रहा हूँ, आपको कुछ पॉइंट बताने हैं करंट अफेयर के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट है आपके ओबोर पॉलिसी। ये ओबोर क्या है? वन बेल्ट वन रोड। ये चाइना की आपकी बहुत बड़ी पॉलिसी है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसी का दुख है चाइना को कि ओबोर का इंडिया मेंबर बन जाए। उसके बाद दूसरा क्या आपके इशू है? चाइना आज इसको मॉडर्न का आपके एक सिल्क रूट बता रहा है, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी आपके एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप जैसे कंट्री को आपके कनेक्ट कर दिए। यूरोप के जितने कॉन्टिनेंट के कंट्री हैं इन सबको आपके कनेक्ट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या आपके? चाइना ने इंडिया को घेरने के लिए ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान से ले लिया। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट आपके चाइना को गिफ्ट कर दिया, ये पाकिस्तान में है। देन फोर्थ पॉइंट आपके श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, ये श्रीलंका में चाइना ने इसको आपके डेवलप किया है। तो इन सभी को लेकर आपके चाइना बहुत बड़ी पॉलिसी अपना रहा है, क्योंकि इंडिया को चाइना चारों से घेरना चाह रहा है। यानी कि साउथ चाइना सी के बारे में कहा जाता है कि आपके 1533 में जो कोलंबस ऑफ चाइना कहलाता है वो क्या है, हिंद जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी के रास्ते सीधा आपके मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए इंडियन ओशियन को क्रॉस करते हुए अरेबियन सी को आपके और गल्फ ऑफ एडन तक पहुंच गया था। तो उसका ये मानना है कि हमारा यहाँ पर एक यात्री आया था, इसमें साउथ चाइना सी हमारा है। तो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है चाइना एंड वियतनाम, और वियतनाम इंडिया का आपके एक फॉलोवर या फिर आपके फेवरेबल कंट्री है, इंडिया को सपोर्ट करता है। इसलिए जब भी कुछ आपके साउथ चाइना सी में होता है तो इंडिया आपके वियतनाम को सपोर्ट करता है। तो ये कहानी है। चलिए तो मैं इसको मैप के थ्रू समझाऊंगा आपको क्या है आपके ये हम्बनटोटा सी पोर्ट क्या है, ग्वादर पोर्ट क्या है आपकी। तो ओवर पॉलिसी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ओवर जो है आपके वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, चाइना की आपकी बहुत बड़ी पॉलिसी, इसका आपके इंडिया मेंबर नहीं है, इसीलिए चाइना आपके उससे डरता है कि अगर इंडिया मेंबर बन जाएगा तो हम आपके पूरे ओवर पॉलिसी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे मैं थोड़ा सा मैप ड्रॉ करूंगा चाइना और इंडिया का, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या पॉलिसी है करंट में आपके चाइना की। That is China.
ये चाइना और ये इंडिया। तो चाइना के मींस यहाँ वाले पोर्शन में ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। और चाइना इस वाले प्रांत से, इसका जो हुनान प्रांत है ये, इससे क्या पीओके के रास्ते यहाँ पर है ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह। ये अरब सागर है, अरेबियन सी, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, ये पाकिस्तान है यहाँ पर, और इधर आपके अफ्रीका हो जाएगा, ये अफ्रीका है। तो अरब सागर में आपके चाइना क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी के रास्ते इधर आना चाहता है श्रीलंका में। यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया था हम्बनटोटा बंदरगाह, ये चाइना को गिफ्ट कर दिया श्रीलंका ने। तो चाइना क्या इस रास्ते से साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट के रास्ते ऐसे होते हुए आपके हम्बनटोटा सी पोर्ट को आपके डेवलप कर रहे हैं। इधर से आपके ये सिल्क रूट को, आपके ओल्ड सिल्क रूट जो कभी आपके कनिष्का ने उसको कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि जब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर लिंक करने की ट्राई करूं तो यहाँ से सिल्क रूट ऐसे जाता था, ये आपके सेंट्रल एशिया होते हुए ये पेशावर आ जाएगा यहाँ पर इंडस रिवर के किनारे, जो आपके ऐसे होते हुए उसके बाद में यूरोप तक जाता था, जैसे रोम था। तो कुषाण वंश का जो शासक कनिष्क था उसने क्या है, उसका कंट्रोल था यहाँ पर, यानी उसकी विदाउट सपोर्ट के आपके चाइना इस सिल्क रूट को आपके आगे तक नहीं बढ़ा सकता था। तो चाइना चाहता है कि ओवरऑल मींस आपके जो आज एक वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है इसका मेंबर इंडिया बन जाए, और ये आपके उसी ओवरऑल को आपके एक न्यू सिल्क रूट नाम दे रहे हैं। उसके बाद में फिर आपके फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में एक वर्ड निकल कर आया है जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहा जा रहा है, घेराव की नीति। क्योंकि इधर से चाइना आपके घेर रहा है इंडिया को, हम्बनटोटा बंदरगाह ले लिया, इधर से आपके पीओके के रास्ते ये वाला आपके ग्वादर पोर्ट ले लिया यहाँ पर। तो इंडिया के आपके घिर चुका है चारों तरफ से, चाइना आपके पूरी पॉलिसी लेकर आ रहा है इसको। तो इसको विदेश नीति में नाम दिया जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। घेराव मींस चाइना साउथ चाइना सी के रास्ते हम्बनटोटा सी पोर्ट को कवर कर रहा है। सिल्क रूट के रास्ते में आपके ये सिल्क रूट जा रहा है पूरा, जैसे आप एंशिएंट टाइम का पढ़ेंगे तो सिल्क रूट क्या था, आपके चाइना से आपके रोम तक जाता था। तो कनिष्का ने आपके इसको कंट्रोल कर लिया, तो यहाँ पे क्या आपके पेशावर आ जाता है, जैसे आपके थोड़ा सा ये साउथ की ओर होगा, जैसे इस आधार पे ऐसे झुका हुआ है इस आधार पे, तो यहाँ पे पेशावर आता है सिंधु नदी के किनारे। तो इधर से क्या आपके पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह दे दिया। तो इंडिया चारों तरफ से घिर चुका है। तो उसी सिचुएशन में हमें क्या करना है आपके, कि ये देखना है कि आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। ठीक है, हमें पॉलिटिक्स में तो जाना है नहीं कि हम पॉलिटिक्स को आपके डिफाइन करेंगे, आपके कमेंट करेंगे कि आपकी मोदी गवर्नमेंट ये कर रही है या फिर आपके कांग्रेस ये कर रही है। ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। तो पहला पॉइंट तो ये कि साउथ चाइना सी के रास्ते चाइना कहाँ आना चाहता है, इंडियन ओशन में हम्बनटोटा सी पोर्ट पर। ये हम्बनटोटा सी पोर्ट जो है आपके श्रीलंका ने चाइना को 99 ईयर के लिए गिफ्ट कर दिया, और पाकिस्तान ने ग्वादर सी पोर्ट चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे इसने आर्मिस्टेंट बना लिया, इन केस अगर आपके कई बार जब युद्ध होने के चांसेस होते थे, अभी तनाव बढ़ गया था, तो उसमें क्या था आपके कि इंडिया इधर से भी आपके सिक्योर, इधर से भी सिक्योर नहीं है। तो इसलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या है, आसियान के 10 मेंबर को 26 जनवरी पे इनवाइट किया था। आसियान के 10 मेंबर को 26 जनवरी पर आपके इनवाइट किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
आसियान के 10 मेंबर को 26 जनवरी का इनवाइट किया था। मींस आसियान जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक ग्रुप है, दक्षिण पूर्व एशियाई का आपके एक समूह है जिसमें 10 कंट्री आते हैं। इसमें आपके वियतनाम बहुत फेमस है क्योंकि वियतनाम हमेशा आपके चाइना के आपके कॉम्पिटिटर रहता है, क्योंकि चाइना को काउंटर करता है। जो साउथ चाइना सी है ये वियतनाम और चाइना के बीच में डिस्प्यूट बना हुआ है। चाइना साउथ चाइना सी पर क्यों अपना दावा बताता है? क्योंकि 1533 में जो कोलंबस ऑफ चाइना के नाम से पॉपुलर हुआ था व्यक्ति, वो क्या है साउथ चाइना सी के रास्ते, इंडियन ओशियन के रास्ते, अरेबियन सी के रास्ते यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन आता है, गल्फ ऑफ एडन तक गया था। तो चाइना जिस आधार पर आपके पूरे एरिया को अपना बताएगा। तो इस आधार पर इसके जो दावे हैं ना वो आपके एविडेंस है वो कोई लॉजिकली नहीं है। यानी इसका तो बस ये है आइडिया कि आपके एम्पेरियलिज्म जो साम्राज्यवाद की नीति है उसको बढ़ाए। और सबसे बड़ा आपके इंडिया से इसका कंपटीशन किसका है कि इंडिया ओबोर का मेंबर बन जाए। लेकिन इंडिया क्या है आपके ओबोर का मेंबर नहीं है। इवन नेपाल भी ओबोर का मेंबर है। वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी। तो इसलिए यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मैंने आपको यहाँ पे लद्दाख में जो एक वैली का नाम बताया वो इंपॉर्टेंट हुई। उसके बाद में फिर आपके सिक्किम और भूटान के बीच में जो आपकी वैली बताई चुम्बी वैली जो थी, वहीं पे आपके डोकलाम डिस्प्यूट हुआ। उसी को ट्राई जंक्शन बोलते हैं। ट्राई जंक्शन क्यों बोला जा रहा है? चाइना का, भूटान का, इंडिया का, उसको ट्राई जंक्शन बोला जा रहा है। उसके बाद में फिर इसको मैंने आपके नेफा नाम दिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपके मैकमोहन लाइन थी जो आपके 1914 में खींची गई थी। चाइना इसके आपके सिग्नेचर नहीं किए थे, तिब्बत नहीं कर दिए थे क्योंकि तिब्बत उस टाइम पर आपके तिब्बत एक सोवरेन था, मींस ऑटोनोमस आपके कंट्री था, अपने आप को खुद इसे स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इसलिए इंडिया ने कहा था कि जो कर्जन था उस टाइम पे, कर्जन ने आपके बहुत बाउंड्री आपके सेव की थी। तो 1914 में तो आप पढ़ेंगे तो लॉर्ड हार्डिंग था, उसने एग्रीमेंट करवाया है आपके जो हेनरी मैकमोहन थे उनको बुलाया। हेनरी मैकमोहन ने आपके एग्रीमेंट कर दिया जिसको मैकमोहन लाइन नाम दिया गया। मैकमोहन लाइन ये 1914 में खींची गई थी इंडिया और चाइना के बीच। तो मेन फैक्ट जो है आपके मैंने आपके कंपटीशन के बेस पर आपको बता दी है और आपको ये बता दिया कि आपके चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट का कारण क्या है। क्योंकि चाइना आज आपके वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी को आपके एक न्यू सिल्क रूट के रूप में डेवलप करना चाहता है। कभी एंशिएंट टाइम आपके चाइना ने तो सिल्क रूट डेवलप किया था जिसको कंट्रोल आपके कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कर लिया था। तो वही आपके आज यहाँ पे इंडिया भी आपके उसका ही कुछ रोल निभा रहे हैं। तो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि चाइना की जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि इस वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के थ्रू पूरे अफ्रीका को ये आपके कॉलोनी बना चुका है। पाकिस्तान इसका कॉलोनी बन चुका है, इतना आपके उसके ऊपर ऋण आ चुका है इसका। तो जिसके ऊपर आपके कर्जा ज्यादा है ऑब्वियसली आपके वो चाइना के आपके झुक जाएगा। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो इंडिया आपके अगर चैलेंज कर सकता है चाइना को, तो चाइना को आपके उसका गुड्स का बायकॉट करके ही कर सकता है। गुड्स की बायकॉट कैसे करनी है? आपके जो भी चाइनीज प्रोडक्ट है हम उसको यूज नहीं करेंगे, ऐसे कसम खाते हैं। क्योंकि कई क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में कि जो हमारे पास में प्रोडक्ट है कि क्या उसको फेंक दे। तो मैं ये नहीं बोलता कि मेरे भी आपके घर में कुछ प्रोडक्ट है जो चाइनीज है तो मैं उनको नहीं फेंक सकता, लेकिन न्यू आपके जो प्रोडक्ट है चाइना का मैं उसको बायकॉट करता हूँ दिल से। क्योंकि चाइना को सबक सिखाया जा सकता है तो वो इकोनॉमिक वॉर के थ्रू ही सिखाया जा सकता है, बाकी कोई और रास्ता है नहीं। आप अगर मान लो युद्ध हो जाए तो इंडियन आर्मी जो है आपके चाइनीज आर्मी दोनों आपस में लड़ेंगे तो नुकसान दोनों को होगा। उसके बाद में यहाँ पे शहीद दोनों की तरफ से होंगे, उससे कुछ हल नहीं निकलने वाला, शांति की जगह अशांति फैल जाएगी। तो चाइना को अगर आपके सबक सिखाया जा सकता है एक ही तरह से आपके उसके गुड्स का बाइकआउट करो। याद करो आपके 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तो उसका बाइकआउट किया गया था, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया गया था। तो वैसे ही आज का चाइना को, क्योंकि अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में बन रहा हो तो गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर देती चाइनीज प्रोडक्ट को। तो याद रहे इंडिया चाइना दोनों के ही इंडिया चाइना दोनों ही WTO की पार्टी है और इंडिया चाह कर भी चाइनीज आपकी कंपनीज को इंडिया में नहीं है। उसका दूसरा पॉइंट, इंडियन कंपनी तो चाइना में वर्क कर रही है तो चाइना भी ऐसा कर सकता है, बट ऐसा नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल पर आपके एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। तो हमें क्या करना होगा अंदर आपके चाइनीज प्रोडक्ट को आपके बाइकआउट करेंगे, अपना स्वदेशी है जो भी आपके अदर प्रोडक्ट है बहुत आपके क्वालिटी के हैं उनको यूज कर लेंगे। आज दुनिया
कोविड-19 की वजह से आपके दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, उसका क्रेडिट किसको जाता है? चाइना को। चाइना का मैनेजमेंट चाहता तो उसको कंट्रोल कर सकता था, डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट दे सकता था, इसे कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन चाइना को नहीं पता, क्योंकि चाइना की जो एक एम्बिशन है वो आपके अमेरिका को आपके टक्कर देने की। तो अमेरिका में सबसे केसेस बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका आज पूरी तरह से आपके चाइना के अगेंस्ट में आ चुका है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वीडियो आपके थोड़ा सा मेरे लिए हेल्पफुल है तो शेयर करना ना भूलें। ये मेरा खुद का चैनल है, मैं करंट अफेयर के जो भी मेन टॉपिक हुआ करेंगे, चाहे प्रोजेक्ट को लेकर है, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर है, रिवर डिस्प्यूट को लेकर है, कोई आपके एक्सरसाइज को लेकर, जैसे वॉर एक्सरसाइज होती हैं उसको लेकर है, तो मैं आपके प्रेजेंट पास्ट दोनों को कोरिलेट करके इंटरलिंक करके आपको समझाऊंगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें तो आप अपडेट रहेंगे करंट अफेयर से। याद रहे, करंट अफेयर आपके एक बार में याद नहीं होता। अगर तुम्हारा पास्ट में बेस क्लियर है तो तुम्हें क्या आपके करंट अफेयर को याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जैसे G20 है, G7 है, ब्रिक्स है, G5 है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इन सभी के बारे में मैं जो है आपको अगर कोई भी आपके चर्चा में बनता है, COP19 है, COP21 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर रिपोर्ट हो जाती है, WTO का समिट लास्ट समिट कहाँ हुआ, सार्क का समिट कहाँ पे हुआ, आसियान का समिट कहाँ पर हुआ, ये डिटेल आपके पूरी तरह से मैं आपको वीडियो के थ्रू आपके प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो आप सब्सक्राइब इसको कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे फर्दर वीडियो आपको मिलते रहें। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।